अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक में मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो जो ये वाला लेक्चर है ये हमारा प्रीवियस वीक और करंट वीक जो है चल रहा है, इसका लेक्चर कंसीडर होगा। उससे पहले वीक में हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम थे जो कि दो स्टूडेंट्स ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किए, सैफ ने और फहद ने। तो मुझे अभी तक नहीं पता कि इन्होंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किए और ना ही मुझसे किसी ने भी कांटेक्ट किया इसके बारे में। इनके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज ही आए हैं, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा रहा है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट हैं जो कि आई थिंक सो इस पेपर में है, अमार। अमार का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। तो अमार आप ट्राई कीजिएगा कि आगे जो हमारे क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं और जो फाइनल टर्म होगा उसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली ये एनालिसिस हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि वो बेस्ट केस में किस तरह से परफॉर्म करेगा, वर्स्ट केस में किस तरह से परफॉर्म करेगा और एवरेज केस में किस तरह से परफॉर्म करेगा। जो बेस्ट केस होता है वो उस एल्गोरिदम की सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, मिनिमम टाइम जिसमें वो एल्गोरिदम ले रहा होता है कोई भी रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए। वर्स्ट केस में वो अपना मैक्सिमम टाइम ले रहा होता है। और एवरेज केस को हम टिपिकली और मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इट लाइज समवेयर बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट केस। तो बेस्ट और वर्स्ट केस के दरमियान वाले जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें एवरेज केस हमारा जो है वो लाइक कर रहा होता है। हम एग्जांपल लेते हैं लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च में क्या होता है कि अगर हमने सपोज हमारे पास ये एक एरे है 0 से लेके 11 तक इसके इंडेक्सेस हैं, इसमें 12 टोटल आइटम्स हमारे पास सेव्ड हैं। तो अगर हमने इसमें से 3 को सर्च करना है तो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा लेफ्ट से, 0 इंडेक्स से, और हर इंडेक्स पे मैच करता हुआ जाएगा हमारी की को जो हमने डिफाइन की हुई है 3। तो वो 0 पे की को इस इंडेक्स के आइटम के साथ मैच करेगा, 3 इज इक्वल टू 8, नॉट ट्रू। आगे फॉरवर्ड करेगा और तो जब तक उसको की नहीं मिलती तब तक वो लीनियरली मूव करता जाता है नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। तो लीनियर सर्च में हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट मोस्ट इंडेक्स तक हमारा जो कर्सर है, हमारा जो कंट्रोलर है प्रोग्राम का, वो जाता है। और अगर उसको लास्ट इंडेक्स पर भी वो की नहीं मिलती तो एट द एंड वो कह देता है कि की नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम इस लीनियर सर्च का एनालिसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस। अब यहाँ पे हमारे पास बेस्ट केस क्या होगा। बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्चेस कि अगर हम कोई भी आइटम सर्च कर रहे हैं, कोई भी की सर्च कर रहे हैं, वो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमें मिल जाए कोई भी आइटम। फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च हमने चलाई और मैंने की सर्च करनी है 8 इज प्रेजेंट एट 0 इंडेक्स, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर ही 8 पड़ा है। तो एल्गोरिदम चला, उसने की को मैच किया आइटम के साथ, 8 इज इक्वल टू 8, फाउंड एंड टर्मिनेटेड, दैट्स इट। तो बेस्ट केस में हमारे पास, हमारा बेस्ट केस तब होता है जब हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो वो हमें फर्स्ट इंडेक्स पर ही मिल जाए। तो सिमिलरली अंडरस्टूड है कि वर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा कि वर्स्ट केस में हमारे पास जो भी हम की सर्च कर रहे हैं वो लास्ट इंडेक्स पे पड़ी हो। तो अगर हम 21 सर्च कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, इस इंडेक्स पे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, अप टू लास्ट इंडेक्स पे जब वो आएगा तब उसको की मिलेगी। तो उसको सारा ट्रैवल करना पड़ेगा, सब इंडेक्सेस चलाने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे की तक पहुंचने के लिए। तो बेस्ट केस में हमारे पास एल्गोरिदम या आइट्रेशंस कितनी चल रही थी,
एक फर्स्ट आइट्रेशन चली और उसी में हमें रिजल्ट मिल गया। वर्स्ट केस में हमारे पास कितनी आइट्रेशन चल रही हैं? इस केस में 12 आइट्रेशंस, और 12 आइट्रेशन में भी 12th आइट्रेशन में उसको जाके हमारी की मैच हुई है। तो अगर हमारे पास n टर्म्स होंगी तो हमारे पास की वर्स्ट केस में कितनी दफ़ा चेक होगी? n टाइम्स। तो वर्स्ट केस का हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ n होता है। बेस्ट केस का हमारे पास जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ 1 होता है। नाउ अब अगर हमने सर्च करना है 18, सपोज हमें सर्च करना है 18, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक हम सर्च करते हुए जाएंगे और 10th इंडेक्स पे जाके हमें मिलेगा 18। सो दिस इंडेक्स इज नॉट वर्स्ट, दिस इंडेक्स इज नॉट बेस्ट, सो इट लाइज बिटवीन वर्स्ट एंड बेस्ट। तो हम इसको एवरेज केस कहेंगे। ठीक है, what is best case? If element is found at first index, then that is best case. What is worst case? If element is found at last index, that is worst case. This is index. Average case changes from scenario to scenario. अगर हम 9 सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज केस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 5। अगर हम 7 सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्या है एवरेज केस का? ऑर्डर ऑफ 6। ठीक है, 6 टाइम हमारी लूप चलेगी तभी हमें 7 जो है वो मिलेगा। तो एवरेज केस की हमारे पास कम्प्लेक्सिटी जो है वो टाइम टू टाइम, स्नैरियो टू स्नैरियो चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसको हम लिमिट नहीं कर सकते, और हम इसको एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि हमारा एवरेज केस जो है वो n टाइम्स चलेगा, n-1 टाइम्स चलेगा, या 1 टाइम्स चलेगा। ऑल्दो हम बेस्ट केस को हमेशा बता सकते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, और वर्स्ट केस को हम हमेशा बता सकते हैं वो ऑर्डर ऑफ n होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर आपके पास एरे के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो एरे में है ही नहीं, जो आपने आपने ऐसा कुछ सर्च करना है जो एरे के अंदर है ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 नहीं है, 2 का जो 2 इस एरे में सेव्ड नहीं है, तो जब हम 2 को सर्च करेंगे तो वो भी हमारा वर्स्ट केस में आएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 को हर आइटम के साथ आइट्रेटिवली कंपेयर करता जाएगा, और 2 जब उसको नहीं मिलेगा तो तब तक उसकी n आइट्रेशंस, जितनी भी एरे की लेंथ है उतनी आइट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो वो भी हमारा, अगर कोई भी सर्च मिस होती है जिसको हम मिस हिट भी कहते हैं, तो वो आए तब भी हमारे जो केस एनालिसिस होगा वो वर्स्ट केस में ही आएगा। ठीक है, एवरेज केस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली, हम एग्जैक्टली इसको एवरेज केस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये आपका बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस की कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम देख लेते हैं जी डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम्स को। अब व्हाट इज डिवाइड एंड कंकर? दिस इज अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक स्ट्रेटजी है, एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोग्रामिंग में काफ़ी मेथड्स हैं, लाइक ग्रीडी मेथड है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, ब्रांच एंड बाउंड हो सकता है, और इसी तरह से एक इसकी टाइप है डिवाइड एंड कंकर। हम ये एल्गोरिथम्स भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में। हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, in divide and conquer we divide a problem into sub problem and try to solve these sub problems individually। हम उस मेन प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और उन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम था P, राइट, तो हमने उसको डिवाइड किया डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में, P1 में, P2 में, P3, P4 एंड अप टू
पी के, इट्स अप टू यू कि आपने उस प्रॉब्लम को कितने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। तो जब वो डिवाइड हो गया, हमने फिर हर सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व किया। तो P1 के अगेंस्ट हमारे पास सोल्यूशन आ गया S1, P2 के अगेंस्ट S2, P3 के अगेंस्ट S3, S4 एंड Sk। तो जब हमारे पास सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आ गए, तो हमने इन सब सॉल्यूशंस को मर्ज किया दोबारा टू फॉर्म अ फाइनल सॉल्यूशन। अब हमारे पास प्रॉब्लम बड़ा था, हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करके उसको इंडिविजुअली सॉल्व किया और फिर हर सॉल्यूशन को मर्ज कर दिया। नाउ दिस S इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम P। और हमने इसको कैसे अचीव किया? अपने P को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, उसको इंडिविजुअली सॉल्व करके और फिर उन सॉल्यूशंस को मर्ज करके। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि आपका जो सब प्रॉब्लम है उसकी कैटेगरी, उसकी टाइप, उसकी नेचर एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए आपके पेरेंट या मेन प्रॉब्लम के। लाइक के आपका पेरेंट प्रॉब्लम जो भी जिस तरह की भी कैलकुलेशन कर रहा है, जिस तरह के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपके सब प्रॉब्लम्स भी उसी तरह के प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मेन प्रॉब्लम है सॉर्टिंग का, हम किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारे सब प्रॉब्लम्स होंगे वो भी सॉर्ट ही कर रहे हों किसी चीज़ को। वो अब कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू, लेकिन हमारे प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम की नेचर जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, द सब प्रॉब्लम मस्ट बी ऑफ सेम नेचर ऑफ मेन और पेरेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अगर आपने प्रॉब्लम को डिवाइड किया सब प्रॉब्लम में, लाइक हमारे पास प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, हमारे पास सॉर्टिंग के लिए एरे बहुत बड़ी थी, हमने उसको डिवाइड किया के सब प्रॉब्लम्स में, तो और हमारे पास जो P1 है वो स्टिल बहुत बड़ा है, तो हम P को दोबारा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम तब तक डिवाइड करते हैं यूजुअली जब तक हमारा जो स्टैंड अलोन सब प्रॉब्लम है वो स्टैंड अलोन सॉल्यूशन ही बन जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 इंडेक्सेस की एरे है, हमने उसको इनिशियली डिवाइड किया 2 में, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 4 इंडेक्सेस आ गए लेफ्ट पे, 4 इंडेक्सेस आ गए राइट पे, 4 इंडेक्सेस P1 में आ गए, 4 इंडेक्सेस P2 में आ गए। ठीक है, फिर हमने P1 को फर्दर डिवाइड किया, तो यहाँ पे 4 थे तो ये 2 हो गए, 2 हो गए। जब हमने इस 2 को दोबारा डिवाइड किया तो वो हो गया 1 1। इसी तरह से हम 1 1, जब हमारे एंड पे लीव्स जो हैं वो 1 1 रह जाएंगे, तो उससे ज़्यादा तो सॉर्टिंग नहीं हो सकती और उससे ज़्यादा हम स्प्लिट भी नहीं कर सकते अपने प्रॉब्लम को। तो वो हमारे पास जो आखिरी जहाँ पे हमारे पास 1 1 इंडेक्सेस हैं वो हमारा एज अ सोल्यूशन कंसीडर होगा। तो हम फिर उसको सॉर्ट कर करके मर्ज करते हुए जाते हैं और उसको वापस जब जोड़ते हैं तो वो हमारे पास स्टैंड अलोन सोल्यूशन बन जाता है। इसकी जो बेटर एग्जांपल है वो मर्ज सॉर्ट है, जब हम वो करेंगे तो वहाँ से आपके जो मज़ीद कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इफ पेरेंट प्रॉब्लम इज टू सॉर्ट द सब प्रॉब्लम मस्ट आल्सो सॉर्ट, कि मैंने आपको बता दिया कि उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। अब डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम्स के में क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे इस कोर्स में करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च को, फिर फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम, मर्ज सॉर्ट करेंगे, क्विक सॉर्ट करेंगे और स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब एल्गोरिदम्स हम देखेंगे डिवाइड एंड कंकर के अंदर। अब अगर हमें डिवाइड एंड कंकर का एल्गोरिदम लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे, डीएससी का एक फंक्शन बनाया जिसको हमने एक प्रॉब्लम फॉरवर्ड कर दिया। अगर तो हमारा प्रॉब्लम ऑलरेडी स्मॉल है तो हम उसको मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे और उसी को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो स्मॉल नहीं है, ठीक है, तो एल्स में आ जाएगा। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को स्प्लिट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर हम उन सब प्रॉब्लम्स को दोबारा से अपने फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं आइटरेटिवली, जिसको हम कहते हैं रिकर्शन।
रिकर्जन में क्या होता है, हम सेम फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर के साथ दोबारा कॉल करते हैं, सेम फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर के साथ दोबारा कॉल करते हैं, सेम फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर अगेन कॉल, सेम फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर अगेन कॉल। अब क्या होगा, जब P1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे P1 है, इफ P1 इज स्मॉल सॉल्व, इफ P1 इज नॉट स्मॉल तो P1 को दोबारा डिवाइड करेंगे। तब तक हम एल्स में आएंगे जब तक हमारा जो P1 है वो स्मॉल नहीं हो जाता, या जो भी सब प्रॉब्लम हम कर रहे हैं उसको वो स्मॉल नहीं हो जाता, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो जब ये वाला सोल्यूशन, ये वाला जो हमारी इंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोबारा से उसको सब सॉल्यूशंस को मर्ज करेंगे तो वो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। इस तरह से आपका जो डिवाइड एंड कंकर का एल्गोरिदम है वो काम करता है, और ये उसकी कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दी। नाउ यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं। हाउ टू ट्रेस अ रिकर्सिव फंक्शन, हम रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस किस तरह से कर सकते हैं। हाउ टू राइट अ रिकर्सिव रेकरेंस रिलेशन, हम अगर हमारे पास कोई भी रिकर्सिव फंक्शन हो, रिकर्सिव एल्गोरिदम हो, तो हम उसका रेकरेंस रिलेशन किस तरह से लिखते हैं और हम उस रेकरेंस रिलेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करने के, राइट करने के या ट्रेस करने के। तो ये हम देखते हैं कि हम किस तरह से अचीव करेंगे। अभी जो हम एग्जांपल्स आगे देखने लगे हैं वो हम डिक्रीजिंग फंक्शंस की कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस और एक होते हैं डिवाइडिंग फंक्शंस। डिवाइडिंग फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में हम जस्ट डिक्रीजिंग फंक्शंस को देख रहे हैं। ठीक है, अब एक एल्गोरिदम है हमारे पास टेस्ट का, राइट, और वो एक इनपुट ले रहा है n। नाउ हम चेक कर रहे हैं इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है तो हमने उसको डिवाइड करना है, अगर वो लेस देन 0 है तो हमें उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करवा रहे हैं हम n को, और दोबारा से कॉल कर रहे हैं टेस्ट को विद n-1, दिस इज कॉल्ड रिकर्शन। हम उसी फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर के साथ दोबारा से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है और हमने इसको सबसे पहले ट्रेस करना है, फिर इसका रेकरेंस रिलेशन लिखना है और फिर उस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट में भेजता हूँ 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, ये फंक्शन मेनली कर क्या रहा है, ये मेनली जस्ट n को प्रिंट करवा रहा है, इट इज़ ओनली प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ n, और फिर n में माइनस माइनस करके या n-1 करके फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसके दो मेन वो हैं फेजेस। वन, इन फर्स्ट फेज इट्स प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ n, in other phase it's calling itself by n-1। तो 2 इसके स्टेप्स हैं मेन। तो जब मैंने टेस्ट इंटू 4 किया तो क्या हुआ, टेस्ट इंटू 4 में इसने 4 को कॉल किया और फिर खुद को कॉल किया n-1 करके, तो 4-1 3। तो जब यहाँ पे आए तो इसने दोबारा 3 को प्रिंट किया और खुद को कॉल किया टेस्ट ऑफ 2 के साथ। दोबारा इस फंक्शन में आए तो इसने 2 को प्रिंट किया एंड कॉल किया टेस्ट ऑफ 1 को। दोबारा इसने 1 को कॉल किया और फिर कॉल किया टेस्ट ऑफ 0 को। नाउ जब टेस्ट ऑफ 0 है तो हमारे पास ये इफ़ ट्रिगर करेगी, n इज़ ग्रेटर देन 0, n में है 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये खुद को कॉल नहीं करेगा और ना ही प्रिंट करेगा। तो इन दैट केस टेस्ट ऑफ 0 पे हमारे पास आगे जो प्रिंटिंग भी नहीं होगी और कॉलिंग भी नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम इसको काउंट करें तो हमारे पास प्रिंट कितनी दफ़ा हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ और यहाँ पे प्रिंट हुआ। दैट मीन्स कि हमारे पास 4 टाइम्स जो है प्रिंट की जो इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट की जो लाइन है वो कॉल हुई है ड्यूरिंग दिस एल्गोरिदम्स
इवेल्युएशन या फिर रनिंग ऑन अ पैरामीटर ऑफ 4। और जो हमारे पास फंक्शन कॉल हुए, फंक्शन कॉल्स कितनी हुई हैं? सबसे पहले यहाँ पे कॉल हुआ, फिर 3 पे कॉल हुआ, 2 पे कॉल हुआ, 1 पे कॉल हुआ और फिर 0 पे कॉल हुआ। 0 पे सॉरी कॉल नहीं हुआ। तो ये हमारे पास कितनी हो गई? 4। यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है प्रिंट्स, या जो हमारे पास मेन उसका फंक्शन था जो कि प्रिंट कर रहा है वो भी 4 टाइम्स है, और हमारे फंक्शन की जो कॉल्स हैं वो भी 4 ही हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो होगा ऑर्डर ऑफ 4 फॉर दिस इनपुट, ठीक है। अगर हम 4 की जगह पे n इसको फॉरवर्ड करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? प्रिंट्स भी n टाइम्स होंगी और फंक्शन कॉल्स भी हैं वो n टाइम्स होंगी। ये +1 आप इसको कंसीडर मत कीजिएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास टेस्ट 0 है ये कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। अगर हम इसको n टाइम्स लें, अगर 4 टाइम्स लें तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी एल्गोरिदम को ट्रेस कर सकते हैं कि उसकी मेन स्टेप्स क्या हैं और वो किस तरह से खुद को कॉल कर रहा है और किस किस लेवल पे कर रहा है, किस कंडीशन के अंडर कर रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका रेफरेंस रिलेशन क्या होगा, हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम जब टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे पहले, तो वो हम एफ ऑफ एन की फॉर्म में लिख रहे थे, फंक्शन ऑफ एन। तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस रिलेशन होंगे उनको टिपिकली हमारे पास जो बुक्स हैं, जो हमारे पास अदर एग्जांपल्स हैं, उसमें टी ऑफ एन की फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर रिकर्जन। जितने भी रिकर्जन से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसमें एफ ऑफ एन जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी ऑफ एन लिखा हुआ होगा। तो हम वही वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। इसका जो मेन टाइम है वो टी ऑफ एन ही होगा, और इसके अंदर एग्जीक्यूशन कितनी दफ़ा हो रही है? आपके पास जो फॉर लूप है, ये सॉरी इफ़ की कंडीशन है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। आपके पास जो सी आउट है वो भी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन आपके पास जो ये टेस्ट का फंक्शन है ये n-1 टाइम्स कॉल हो रहा है, क्योंकि ये n को माइनस माइनस करके आगे भेज रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास आएगा टी एफ एन, टोटल का टाइम कितना होगा? टी एफ एन -1 +1 +1 +1 इज 2। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे 100 भी होता, 1000 होता, या फिर 3 होता, 10 होता, इट्स स्टिल अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम 1 लिखते हैं हमेशा, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो हमेशा 1 यूनिट टाइम लेता है। तो हमने कहा कि इस एल्गोरिदम का जो रेफरेंस रिलेशन है वो आ गया टी ऑफ एन -1 प्लस इस कांस्टेंट को हमने 1 कंसीडर किया, ठीक है। नाउ अब हमने क्या कहा कि ये इसका रेफरेंस रिलेशन बन गया। अब ये रेफरेंस रिलेशन कब बना है? ये रेफरेंस रिलेशन तब बने जब हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जब हमारे पास n ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास ये रेफरेंस रिलेशन बना है। तो हमने इसकी रेफरेंस इक्वेशन कैसे लिखनी है? जब n ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन क्या बन रहा है? t इंटू एन माइनस वन प्लस 1, जो हमने यहाँ पे निकाली है, राइट। अब अगर तो n ग्रेटर देन 0 है फिर तो ठीक है, पर अगर n लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम इसको 0 लिखेंगे, लेकिन टाइम हमारा 0 नहीं हो सकता। तो टाइम जब हमारा 0 नहीं हो सकता और अगर हम 0 लिख भी लें तो दैट इज स्टिल अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम हमेशा 1 ही लिखते हैं। तो अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका इक्वेशन जो है वो ये बन रही है, और अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम वो उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज 1। सो दिस इज योर रेफरेंस रिलेशन। टी ऑफ एन इज इक्वल टू, if n is greater than 0 then tfn minus 1 plus 1, if n is less than or equals to 0 then 1. This is the reference relation of this algorithm. तो इस तरह से आप अपने एल्गोरिदम के रेफरेंस रिलेशंस को लिखेंगे।
अब हम देखते हैं कि इस रेकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टर्म अनडिफाइंड होती है हम उसको डिफाइन करके उसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सपोज हम इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज टी एफ एन इज इक्वल टू 1, वी नो दैट। हमने सॉल्व करना है टी एफ एन इज इक्वल टू टी एफ एन माइनस 1 प्लस 1 को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मेन इक्वेशन टी एफ एन इज इक्वल टू टी एफ एन माइनस 1 प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम तब सॉल्व कर सकते हैं व्हेन वी नो एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ टी ऑफ एन माइनस 1। अगर हमें टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू पता हो तो हम इस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम टी ऑफ एन माइनस 1 को किस तरह से गेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अगर हम इसी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें n की जगह पे n को सब्स्टिट्यूट करें n माइनस 1 के साथ। इसमें जहाँ जहाँ पे भी n आ रहा है n की जगह पे n माइनस 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, ये वाला टर्म बन जाएगी टी ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, अब इस n की जगह पे हमने लिखना है n माइनस 1, तो ये वाली टर्म बन जाएगी टी ऑफ एन माइनस 1 और फिर ये वाला 1 आएगा माइनस 1 और फिर प्लस 1 ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 1। अब हमारे पास टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम इस टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इस जगह पे। टी ऑफ एन माइनस 1 की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस जगह पे। ठीक है, इफ आई कैन जस्ट get a pencil, राइट। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है टी ऑफ एन माइनस 1 की, सॉरी ये है टी ऑफ एन माइनस 1 और टी ऑफ एन माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमने गेट की है ये वाली। ठीक है, हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस जगह पे, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा टी ऑफ एन। अब टी ऑफ एन की जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है दिस वन, तो ये हमने लिख दी टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो दैट इज टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो गए, तो टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 2। नाउ हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो अब टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं, अगर हम अपनी मेन इक्वेशन में जो हमारे पास मेन इक्वेशन है दिस वन, यहाँ पे अगर n की जगह पे n माइनस 2 पुट करें तो जब हम n माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी ऑफ एन माइनस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा टी ऑफ एन माइनस 2 माइनस 1, तो n माइनस 3, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी टी ऑफ एन माइनस 2 की। ठीक है, तो हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 1 और ये प्लस 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 3। अब अगेन हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो, और इसको हम दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूट के थ्रू पुट कर सकते हैं। लेकिन कब तक हम ये वाले स्टेप्स हैं ये कब तक रिपीट करेंगे, जब तक आपको कोई भी एक फ्लो इसमें नज़र नहीं आ जाता। अब यहाँ तक जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे अब इसमें कोई फ्लो नज़र आने लग गया। कैसे, जब हमारे पास n 1 था तो हमारे पास टी ऑफ एन माइनस 1 था और यहाँ पे 1 था। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे गए तो n माइनस 2 प्लस 2 हो गया। फिर जब हम अगेन नेक्स्ट स्टेप पे गए n माइनस 3 प्लस 3 हो गया। तो हमारे पास मुझे समझ आ रही है कि जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगी और वही आगे ऐड हो रही है। ठीक है,
तो अगर मैं इसको कहूँ कि हम कंटिन्यू फॉर के टाइम, मैं के टाइम इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे 3r है तो मैं इसको कर दूंगा t ऑफ n माइनस के। ठीक है, n में से जब मैं k को माइनस करूंगा तो वही वाली चीज़ आगे दोबारा ऐड भी हो रही है, तो t ऑफ n माइनस के प्लस के, t ऑफ n माइनस के प्लस के, ये वैल्यू हमारे पास आ गई जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया, जब मैंने इसको रिपीट किया k टाइम्स। राइट, अब k को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया। व्हाट इज माय स्टॉपिंग क्राइटेरिया? जब मेरा इस एल्गोरिदम पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, जब n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या लेस देन 0 होगा तो दैट इज माय स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तब मेरे पास ये वाली जो कॉल है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। कब? फॉर n इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू जब 0 होगा तो दैट विल बी माई स्टॉपिंग क्राइटेरिया, और ये वाली कॉल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ कि जब मैंने इसको k टाइम्स कंटिन्यू किया और k पुट किया, तो मैंने जब ये k माइनस n माइनस के किया तो दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज माई स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो मैंने एज्यूम किया कि ये मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, n माइनस के इज इक्वल्स टू 0, दिस इज माई स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया n इज इक्वल्स टू के। अब ये वाली इक्वेशन मेरी फाइनल इक्वेशन बनी थी। इसमें मैंने k की जगह पे n को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, n माइनस के था तो n माइनस n हुआ और k की जगह पे प्लस n हो गया। तो t ऑफ n, n माइनस n इज 0 प्लस n। नाउ t ऑफ 0, t ऑफ 0 की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि n जब 0 होगा तो t ऑफ n की वैल्यू 1 होगी, t ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ पे t ऑफ 0 की वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस n। तो t ऑफ n हमारे पास आ गया n प्लस 1, और इसका ऑर्डर क्या आ गया n। ठीक है, तो हमें इसका पता चल गया कि हमारे पास जो रिकर्जन फंक्शन था उसका ऑर्डर जो है वो n आ रहा है। राइट, और जब हमने इसको ट्री यूज़ करके सॉल्व किया था तब भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो n ही आ रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस कर सकते हैं यूजिंग अ ट्री, किस तरह से आप रेकरेंस रिलेशन लिख सकते हैं और फिर किस तरह से अपने रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एल्गोरिदम है, एक फंक्शन है n इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप लगी हुई है। ठीक है, और हमने इस फॉर लूप को ऑलरेडी देखा हुआ है। ये हमारे पास n+1 टाइम्स चल रही होती है और जो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट होती है वो n टाइम्स चल रही होती है। ठीक है, और ये वाला जो सेल्फ कॉल है जिसको हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं, ये हमारे पास t ऑफ n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। तो जब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया t ऑफ n-1 प्लस दिस n प्लस n+1 प्लस 1। तो हमारे पास आ गया t ऑफ n प्लस 2n प्लस 2। अब जो हमारे पास यहाँ पे टर्म कोई भी आ रही होती है हम उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। हम उसको एज इट इज़ अगर लिख देंगे तो हमें इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसका एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिखते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आ रही हों इस फंक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 था, सपोज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ही था तो कांस्टेंट को हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब उसका लिखा तो वो 1 आ गया।
तो सिमिलरली हम इस टर्म की जब एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिखेंगे 2n+2 की, तो वो हमारे पास सिंपली आ जाती है n। तो हमने इस पूरी टर्म की जगह पे लिख दिया n। ठीक है, तो हमारे पास एक रेफरेंस रिलेशन क्या आया, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। तो जब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन लिखेंगे तो n इज ग्रेटर देन 0 देन दिस टर्म, और हमारे पास जब स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैच हो जाएगा तो हमारे पास ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रेफरेंस रिलेशन। अब इसको ट्रेस कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है n टाइम्स आपकी जो लूप है वो कैलकुलेट हो रही है और फिर n-1 करके वो दोबारा कॉल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आपकी जो ये वाली लूप है ये हर दफ़ा 1 टाइम लेसर चलेगी। क्यों? क्योंकि जब n था तो ये n टाइम चल रही थी, तो जब n-1 आएगा तो ये n-1 टाइम चलेगी, जब n-1 आएगा दोबारा ये n-1 पहले था तो n-2 हो जाएगा, फिर n-3, n-4, और फिर जब n पे आ जाएंगे तो हमारे पास ये 3 टाइम चलेगी, 2 टाइम चलेगी, 1 टाइम चलेगी और चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि n जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या फिर लेस देन 0 हो जाएगा। तो जब हम इसका ट्री बनाएंगे तो क्या हो रहा है, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉल हुई तो हमारे पास लूप जो है वो n टाइम चली और n-1 इसने कर दिया। देन हमारे पास लूप n-1 टाइम चली और इसने n-2 कर दिया, फिर n-2 टाइम चली और इसने n-3 कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये 2 टाइम चलेगी और ये फंक्शन 1 के साथ कॉल होगा, 1 टाइम चलेगी, फंक्शन 0 के साथ कॉल होगा। तो जब ये 0 के साथ कॉल होगा तो हमारे पास फर्दर जो है वो डिवीजन नहीं होगी प्रॉब्लम की, फर्दर हम आपके पास कॉल नहीं होगी, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बनती है जो कि हमने पहले देखी हुई है, 0+1+2+3+n-3 n-2 n-1 एंड n विच इज़ इक्वल टू n इंटू n+1/2, राइट। तो ये आपके पास इसका फंक्शन बन रहा है और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, n स्क्वायर, क्योंकि n इंटू n स्क्वायर प्लस n/2। तो आपके पास हाईएस्ट जो टर्म आ रही है वो n स्क्वायर है, तो ये आपके पास इसकी कम्प्लेक्सिटी आ गई n2। ठीक है, यूजिंग ट्री मेथड या फिर ट्रेसिंग मेथड। अब हम इसी रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। तो टी ऑफ एन आपके पास है टी ऑफ n-1 प्लस n, और ये आपके पास मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको आप कंसीडर कर लें, राइट। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें टी ऑफ n-1 की वैल्यू पता हो, तो जब हम इस इक्वेशन में n की जगह पे n-1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n-1, और इस n की जगह पे जब हम n-1 करेंगे तो n-1 n-2 सॉरी इस n की जगह पे जब हम n-1 पुट करेंगे तो n-1 n-2, और इस n की जगह पे हमारे पास n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब हम n-1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इस n-1 की जगह पे आ जाएगी ये वाली टर्म और बाहर वाला n एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ n-2 n-1 प्लस n। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी आपके पास टर्म्स आ रही होंगी टी के बाद, टी वाली टर्म के बाद जो भी टर्म्स आ रही होंगी आपने उनको सॉल्व नहीं करना, लाइक उनको सिंप्लीफाई नहीं करना। मैं इसको यहाँ पे कर सकता था 2n-1, तो जब मैं इसको 2n-1 कर लेता
तो मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता था, मैं इसका फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकता था, क्योंकि 2n-1 को जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं यहाँ पे n-1 प्लस 1 प्लस n लिख रहा हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट टर्म में इसको सॉल्व करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका फार्मूला किस तरह से बन रहा है और क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नाउ आपके पास ये टर्म आ गई। अब हम इस टर्म को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास टी ऑफ n-2 की वैल्यू हो। तो टी ऑफ n-2 हम किस तरह से करेंगे, हम इस टर्म में, मेन टर्म में n की जगह पे n-2 पुट करेंगे। तो n-2 पुट किया तो यहाँ पे n-2 -1 n-3 और इस n की जगह पे आ गया n-2। हमने ये वाली वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आया टी ऑफ n-3 प्लस n-2 और बाहर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई n-1 प्लस n। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो टी ऑफ n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस n। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्लो बन रहा है कि n-1 n-2। तो जब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी तो उसमें होगा टी ऑफ n-4 प्लस n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसको k टाइम्स एग्जीक्यूट करूँ तो हम इसकी जगह पे k पुट करेंगे, तो दैट मीन्स दिस विल बिकम t ऑफ n-k। ठीक है, अब अगली टर्म्स को देखें आप, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे होगा n-k-1, जो भी k की वैल्यू होगी उसमें से हम करेंगे -1। ठीक है, और फिर इसमें k-2 और है तो k-2 करेंगे, फिर प्लस n-1 तक जाएगा प्लस n तक जाएगा। राइट, हमने जब इसमें k सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे जब हमने k लिखा तो यहाँ पे था 3, तो अगली वैल्यू है, टर्म है 2, फिर टर्म है 1, तो दैट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है दैट इज k-1 k-2 k-3। ठीक, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब यहाँ पे k था तो n में से फिर नेक्स्ट टर्म के लिए -1 पुट करना था, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए -2 पुट करना था, फिर अप टू जितने भी आपकी टर्म्स आ रही हैं वो आएंगी। तो अब दिस इज़ योर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है और स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमें पता है कि वो 0 होगा, तो हम एज्यूम करते हैं कि n-k=0, n=k। तो हम इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो दिस विल बिकम t ऑफ n-n एंड दिस विल बिकम n-1। k की जगह पे n आ जाएगा, k की जगह n, जहाँ पे k नहीं है वो टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी ऑफ 0, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम -n और दिस विल बिकम +1, तो ये कैंसिल होते जाएंगे n, और यहाँ पे आ गया 1 + 2 प्लस n-1 प्लस n। राइट, टी ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हेयर। ठीक है, टी ऑफ 0 हमारे पास 1 है, तो वो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। और ये सारी जो है ये आपको पता है कि सीरीज़ है, और दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 प्लस बाई 2 और इसका ऑर्डर जो है वो सेम बन रहा है n², जो कि हमने कैलकुलेट किया था ऊपर ट्री के थ्रू n², तो यहाँ पे भी n² ही आ रहा है। राइट, हम एक और एल्गोरिथम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, हमारे पास फॉर लूप जो है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो मल्टीप्लाई होके हो रहा है, और इस तरह की लूप को भी हमने एनालाइज किया हुआ है। और इस लूप का जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो जो आपके पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बाद ऑर्डर आता है वो है log n, और इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ।
और इसका जो कम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी टी ऑफ एन माइनस वन। तो जब हम इसका फुल टाइम लिखेंगे तो दैट विल बी टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग एन, राइट। तो जब हम इसका रेफरेंस रिलेशन लिखेंगे तो जब n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास ये चीज़ है, और जब n इज़ इक्वल्स टू और लेस देन ज़ीरो है तो आपके पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको मैंने ट्री से सॉल्व नहीं किया हुआ और इसको मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ। सो हम इस रिलेशन को लेते हैं टी ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग एन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, मेन इक्वेशन में n की जगह पे n माइनस वन जब पुट किया तो हमारे पास आ गया टी ऑफ एन माइनस टू प्लस लॉग ऑफ n माइनस वन। इसको जब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आ गई यहाँ से, और लॉग n हमारे पास एज इट इज़ आ गया यहाँ से। ठीक है, तो जब हमने इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट किया टी ऑफ एन माइनस टू को, तो दिस विल बिकम टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ एन माइनस टू लॉग ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग एन, राइट। फिर मैंने इसको k टाइम्स जब रिपीट किया तो दिस विल बिकम टी ऑफ एन माइनस के लॉग ऑफ एन माइनस के माइनस वन। सिमिलरली जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल में था, लॉग ऑफ एन माइनस के माइनस टू अप टू लॉग एन, राइट। हमने अज्यूम किया कि दिस इज स्टॉपिंग क्राइटेरिया, सो एन माइनस के इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू के। जब हमने इसको बैक सब्स्टिट्यूट किया तो दिस विल बिकम जीरो एंड दिस होल टर्म विल बिकम लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल। ये भी हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें देखा हुआ है कि ये एन फैक्टोरियल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो टी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है हमारे पास वन, और यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल आ गया। और जब हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है तो हम उसका एवरेज बाउंड नहीं ले सकते, या तो उसका अपर बाउंड होता है या उसका लोअर बाउंड होता है। इसका अपर बाउंड होगा n पावर n, n की पावर n। तो n की पावर n का जब हम लॉग लेंगे तो वो हो जाएगा, उसके ऊपर पावर रूल जब लगेगा तो n आपके पास पावर वाला स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग n उसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस एल्गोरिथम का ऑर्डर बन गया जिसमें लॉग n आ रहा था। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो अभी तक हमने की है, वो ये है कि जब हमारे पास रेफरेंस फंक्शन था टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इस टर्म को आपने देखना है, तो हमारे पास आंसर आया n, राइट। जब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एन, हम इसको कह सकते हैं, जब वो n था तो आया n स्क्वायर, जब log n था तो हमारे पास आया n log n। तो दैट मीन्स कि जितने भी हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे n माइनस वन के लिहाज से, तो हम उसमें एफ ऑफ n को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं n के साथ। ठीक है, n माइनस वन प्लस वन था तो मल्टीप्लाई किया n के साथ तो n आ गया, जब यहाँ पे n था तो n के साथ मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर आ गया, log n था तो n के साथ मल्टीप्लाई किया तो n log n आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास n स्क्वायर होता है यहाँ पे तो इसका आंसर आना चाहिए था, आएगा n क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे तो था हमारे पास n माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो जब हम n माइनस टू करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि n जो है वो हाफ टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो n बाय टू आ जाएगा। सिमिलरली n बाय टू का भी ऑर्डर जो है वो n ही है, तो इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आप n माइनस टू कर रहे हैं, n माइनस थ्री कर रहे हैं, n माइनस 100 कर रहे हैं, आपके पास स्टिल जो f ऑफ n है उसको मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है n के साथ और वही आपका आंसर बन रहा है। यहाँ पे अगर होता टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन,
तो इसका ऑर्डर क्या बनता, n स्क्वायर, क्योंकि n-2 का स्टिल n/2 था, तो वो स्टिल दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो n, और यहाँ पे भी n था तो n स्क्वायर हो गया, तो उसका ऑर्डर n स्क्वायर ही होता। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो रिकर्जन है वो 2 दफ़ा कॉल हो रही है, 2 दफ़ा कॉल हो रही है। ठीक है, ये 1 टाइम लेगा, दिस इज tfn-1, दिस इज tfn-1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 2tn-1 प्लस 1, तो आपके पास ये रेफरेंस रिलेशन आ गया। ठीक है, इसको हम रेफरेंस रिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो n इज ग्रेटर देन 0, तो 2tn-1 प्लस 1 और इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, अब जब हम इसका ट्री मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो क्या हो रहा है, टी ऑफ एन, अब यहाँ पे ये 1 को प्रिंट कर रहा है और फिर इसको 2 दफ़ा सॉल्व कर रहा है। ठीक है, फिर जब ये वाला दोबारा सॉल्व होगा, ये 1 प्रिंट कर रहा है और फिर इसको दोबारा से 2 दफ़ा सॉल्व कर रहा है, ये वाला अलग से 1 प्रिंट कर रहा है और 2 दफ़ा सॉल्व कर रहा है। फिर ये वाला जो फंक्शन दोबारा चलेगा, ये 1 प्रिंट कर रहा है और फिर इसको 2 दफ़ा सॉल्व कर रहा है। अगेन दिस वन सॉल्विंग इट फॉर 2 टाइम्स, सॉल्विंग इट फॉर 2 टाइम्स, सॉल्विंग इट फॉर 2 टाइम्स, और जब ये k टाइम्स चलेंगे तो हमारे पास TF0 सब आ जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली दिस आर गेटिंग क्लोजर टू द 0, तो ये इवेंचुअली 0 ही बनेंगे। अब अगर हम इसका टाइम देखें तो TFN जो चल रहा है वो 1 टाइम चल रहा है, यहाँ पे TFN 2 टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे TFN 4 टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे TFN 8 टाइम्स चल रहा है। तो हमने इसको लिख दिया 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, और जब k टाइम्स चलेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर k, राइट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे सारे को, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर k, तो हमारे पास आ गया GP सीरीज, दिस इज अ GP सीरीज, और इसका सोल्यूशन होता है 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1। कैसे आती है, हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है दैट इज a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर के। यहाँ पे a हमारे पास कांस्टेंट है और इज अ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे आती है, जो 2 टर्म्स है उनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 1, राइट। 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 2 दैट इज 2, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 3 दैट इज 6। तो आपके पास जो भी कॉमन रेशियो आ रही होती है दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशियो जो आ रही है वो 2 आ रही है, ए हमारे पास हमेशा 1 है, तो जब हमने इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो हमने इसको लिख दिया कि जो हमारे पास ये इसको जब ऐड किया सबको, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि n माइनस के जो है वो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, दैट इज n प्लस n इज इक्वल टू k। अब ये मैंने फिलहाल बैक सब्स्टिट्यूशन के साथ नहीं कर रहे, ये हम ट्री मेथड से ही कर रहे हैं। तो n माइनस के इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू k, तो k की जगह पे जहाँ जहाँ k आएगा वहाँ पे हम n पुट कर देंगे, तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो इसका ऑर्डर जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2 पावर n। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन।
यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली किया हुआ है। डायरेक्टली ऐसे है कि ये तो आपको पता है कि हमारे पास टर्म आ गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास ये टर्म गिवन हो। इस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है, जब हमने n-1 की जगह पे n-1 प्रिंट कर रहे हैं तो n-1 n-2 तो हम 2 को बाहर रख रहे हैं और इसकी जगह पे हमारे पास t ऑफ n में आ गया 2 ऑफ t n-2 प्लस 1। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दिस टू विल बिकम 2 पावर 2। जब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दिस विल बिकम सिंगल 2 और प्लस 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन हमने टी ऑफ n-2 की वैल्यू प्रिंट की, सॉरी पुट की, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई जब होगा इनके साथ तो ये 2 पावर 3 बन जाएगा। 2 पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो 2 पावर 2 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर वाला प्लस 1 बाहर वाला। इसी तरह से जब हम इसको k टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर k t इंटू एन माइनस के प्लस 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 2 प्लस 2 पावर 2 2 पावर 1 और 1। एज्यूम किया n इज इक्वल टू n माइनस के इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू k। तो जब हमने इसको k की जगह पे n पुट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो वही आया जो हमने ऊपर निकाला था 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 एंड ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, राइट। तो इस तरह से आप ट्री मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट टू द ऑर्डर ऑफ एनी फंक्शन, एनी डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी तक हमने जो भी काम किया है वो डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिहाज से किया है, हम डिवाइडिंग फंक्शंस को अभी कंसीडर नहीं कर रहे। अब ये तो आ गए इसके मेथड्स बाय ट्रेसिंग एंड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। इसका एक और मेथड भी है यूजिंग मास्टर्स थ्योरम, और ये मास्टर थ्योरम जो भी हम करने लगे हैं दैट इज अगेन फॉर ओनली डिक्रीजिंग फंक्शंस। दिस फार्मूलाज विल नॉट वर्क ऑन डिवाइडिंग फंक्शंस। अब हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर लेते हैं अभी तक जो भी हमने किया। टी ऑफ n-1 प्लस 1 था तो हम एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर रहे थे n के साथ, एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर रहे थे n के साथ, एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर रहे थे n के साथ, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे ऐड होने लग गई चीज़ें लाइक 2t और 3t, तो 2t की फॉर्म में हमारे पास आया था 2 पावर n, तो 3 की फॉर्म में क्या आएगा 3 पावर n, 4 की फॉर्म में 4 पावर n, 5 पावर n, 6 पावर n, राइट। और अगर हमारे पास 2t इंटू एन माइनस 2 होता, n-2 और 2t, तो क्या होता ऑर्डर ऑफ 2 पावर n बाई 2 हो जाता ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली n बाई 2 होता और 2 की पावर n होती, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे होता 3t n-1 प्लस n, नौ 3 की वजह से इस 3 की वजह से तो आ जाएगा 3 पावर n, और इस n की वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, सॉरी ये होगा n स्क्वायर, यहाँ पे इस n की वजह से आएगा n स्क्वायर और इस 3 की वजह से आएगा 3n, n स्क्वायर 3 पावर n, ठीक है। अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, एक तो यहाँ वाली टर्म चेंज हो रही है, राइट, और एक हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये चेंज हो रही है। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ तो हम इस कांस्टेंट को कहते हैं जो t से पहले आ रहा है उसको हम कह देते हैं a मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ इंटू n माइनस b, हम अंदर वाले को कह देते हैं b, और इसके साथ हमेशा ऐड होगा एफ ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एन, जो भी आपके पास अगर वो कांस्टेंट है तो 1 होगा, लॉग एन होगा, एन स्क्वायर होगा, एन क्यूब होगा, वट एवर दैट इज दैट विल बी एडेड। तो इसकी जनरल फॉर्म हो गई ये वाली, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं,
जो ए है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो दिस होल टर्म विल बिकम ज़ीरो, सो ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, नाउ बी अगर ज़ीरो होगा तो यहाँ पे कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो अगेन दैट विल बी अ सिंपल फंक्शन। तो बी भी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बी विल आल्सो बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और फिर एफ ऑफ एन जो है उसको हम ऑर्डर ऑफ एन में रिप्रेजेंट कर सकें। जो एफ ऑफ एन है वो हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम ऑर्डर ऑफ एन में रिप्रेजेंट कर सकें। अब एन की पावर भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर भी आ रही है। ठीक है, तो हमने कह दिया एन पावर के की फॉर्म में, और के जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है। राइट, तो एफ ऑफ एन जो है वो हमेशा एन की फॉर्म में, एफ ऑफ एन को हम ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकें, वो एफ ऑफ एन इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी इसकी लिमिटेशंस इस जनरल फॉर्मूला की। अब यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस होंगे जस्ट। एक, व्हेन a इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 1। अगर तो a है जस्ट 1, यानी कि ये तीन वैल्यूज़, अगर तो a 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा एफ ऑफ एन है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एन के साथ। जो भी हमारे पास एफ ऑफ एन है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एन के साथ। जो भी हमारे पास एफ ऑफ एन है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एन के साथ। तो अगर तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 हो तो हम एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवा देंगे एन के साथ, और वही हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा उस फंक्शन का। ठीक है, अब ये मास्टर थ्योरम आपको ईज दे रहा है कि आपको वो सारी कैलकुलेशन ऊपर वाली स्पैनिंग ट्री, ट्रेसिंग ट्री, अगर आप उसको स्पैनिंग ट्री कह लें, ट्रेसिंग ट्री कह लें, वो करने से जो आपको कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी मिलती थी या फिर बैक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलती थी, तो मास्टर थ्योरम आपको शॉर्टकट दे रहा है कि आप ऑब्जर्व करें अपने रिकर्शन रिलेशन को, रेकरेंस रिलेशन को, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद अपना डायरेक्टली जो है वो उसकी कम्प्लेक्सिटी लिख लें। तो अगर तो आपका a जो है वो 1 है तो आप सिंपली अपने एफ ऑफ एन के फंक्शन को n से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवाना है a की पावर n के साथ, क्योंकि a की पावर जो भी यहाँ पे a था उसी की पावर n बन रही है। a था, a 3 है तो a 3 की पावर n बन रही है, a 4 होगा तो 4 की पावर n बनेगी। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर किसी भी रेफरेंस रिलेशन में आपका b जो है वो 1, 2, 3, 4 जो भी b होगा उससे आप उसको डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो आप एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं a पावर n से, और n को डिवाइड कर रहे हैं b के साथ। जो भी आपका अगर n माइनस वन हो रहा है यहाँ पे टी ऑफ n माइनस वन है तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा। n बाई 2 होगा तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। तो जब ग्रेटर देन 1 हो तो आपने एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवाना है a की पावर n बाई b के साथ। और अगर आपके पास जो a है वो लेस देन 1 हो, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, लेस देन 1, तो आपका जो एफ ऑफ एन है वो एज इट इज आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये तीन केसेस हैं आपके। ए इज इक्वल्स टू 1 तो उसमें आपने एन से मल्टीप्लाई करवा देना है। ए इज़ लेस देन 1 तो आपका एफ ऑफ एन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ए इज़ ग्रेटर देन 1 तो आपने एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई करवाना है ए की पावर एन बाई बी के साथ। ये जस्ट देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आपको कोई भी एग्जांपल दी गई तो आपने प्रैक्टिस ना की भी हुई तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा पेपर में भी, क्विज में भी। ठीक है,
तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड प्रीवियस वीक्स लेक्चर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करूँ। और लास्ट पे मैं इस वीक में आपकी 2 असाइनमेंट्स भी होंगी, इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। और उसकी डेडलाइन जो है वो संडे तक होगी, दिस कमिंग संडे, दैट विल बी 30 अगस्त 4:30 PM तक उसकी डेडलाइन होगी, तो वो आपने करके मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।